भाई देवेंद्र शर्मा जी, जिनके बारे में मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, और 70 से ज़्यादा देशों में उन्होंने खेती से संबंधित सेमिनार, सभाएं, गोष्ठियां और जो विश्व स्तर पर कृषि की नीतियां बनती हैं उनमें, सम्मेलनों में, उन सेमिनार्स में, समिट्स में, बैठकों में भाग लिया है। और एक आदर्श कृषि व्यवस्था हिंदुस्तान के लिए, एक स्वदेशी कृषि व्यवस्था, एक कुदरती खेती की व्यवस्था कैसी हो सकती है और किस तरह से हिंदुस्तान के खेत खलिहान और किसानों से लेकर के पूरा हिंदुस्तान खुशहाल हो सकता है, उसके बारे में वो प्रामाणिकता के साथ चिंतन करते हैं। आज ऐसे ही कुछ व्यवहारिक और बहुत ही प्रासंगिक बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। भाई देवेंद्र शर्मा जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय स्वामी जी और गांव से आए हुए हमारे साथी, जहर की बात स्वामी जी कर रहे थे खेती में उपयोग, तो मुझे एक प्रसंग याद आया कि जब दूसरा महायुद्ध हुआ तो उसमें गैस का उपयोग किया गया था। अगर आपने पढ़ा होगा तो गैस का उपयोग किया गया था। वो जो गैस है जब बच गई, लड़ाई ख़त्म हो गई, तो साइंटिस्टों ने सोचा उसका क्या करें, तो उसका उपयोग उनको नज़र आया कि कीड़े मारने के लिए हो सकता है। तो खेती में वही गैस का उपयोग जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे महायुद्ध में उपयोग हो रहा था, उसका उपयोग जो है वो खेती में शुरू हो गया। और ऐसा चक्रव्यूह रचा गया कि पिछले 40, 50, 60 साल से हम देख रहे हैं कि उसके भयंकर परिणाम जो हैं हम सबके सामने हैं। ये माना जाता है कि कीटनाशक हमारे खून में है, महिलाओं के दूध में है, और तो और जो एक पक्षी होता है पेंगुइन, जो कि एंटार्क्टिका में पाया जाता है, आर्कटिक सर्कल में पाया जाता है, उसके भी खून में कीटनाशक पाए गए हैं। यानी कितना दूर तक उसका फैलाव हुआ है कीटनाशकों का। पिछले 60 सालों से हम देख रहे हैं कि कीटनाशकों का जो उपयोग हो रहा है वो हमें कहा जाता है कि बहुत जरूरी है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। कहीं ना कहीं किसानों को ये लोभ दिया गया या ये बताया गया, गलत प्रचार हुआ कि अगर आप इसका नहीं छिड़काव करोगे तो कीड़े नहीं कंट्रोल होंगे, कीड़े नहीं कंट्रोल होंगे तो आपकी फसल का नष्ट हो जाएगी, फसल नष्ट हो जाएगी तो आप खुद आत्महत्या कर लोगे। लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है, किसान कीटनाशक भी छिड़कता है, संकर बीज भी लगाता है, मशीन भी उपयोग करता है, सब कुछ करता है, उसके बावजूद भी वो आत्महत्या करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमें गलत बताया गया था। उस चक्रव्यूह से हमें निकलने की बहुत ज़रूरत है। वो जो चक्रव्यूह है वो महाभारत वाला चक्रव्यूह है, जिसमें अभिमन्यु को 7 चक्रों को भेदना था। वही हाल आज किसान का है। किसान के भी आसपास चक्रव्यूह ऐसा मजबूत किया जा रहा है ताकि किसान जो है अंदर तो धकेला जा रहा है चक्रव्यूह के, लेकिन उसको बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं दिखा रहा। पतंजलि के जो रिसर्च स्टेशन पे जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो आपको उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहे हैं कि इस चक्रव्यूह से खुद ही निकलिए। आप ये वैज्ञानिकों पे और सरकारों पे मत आशा करिए, आपको खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी। और वो रास्ता जो है वो हम कोशिश करेंगे जितना जितना हम आपके साथ शेयर कर सकें, आपको बता सकें कि ये एक रास्ता है, आप जाके देख सकते हैं। एक तो होता है कि हम लोग दुनिया में क्या हो रहा है उसकी बात करते हैं, दूसरा हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उसका बदलाव का तरीका भी क्या है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बात और होती है कि इतने सालों से जो कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, अब उस चक्रव्यूह को अगर हम देखें तो चक्रव्यूह का रास्ता जो है थोड़ा और आगे चला गया। अब कीटनाशकों के साथ साथ अब एक, जैसे स्वामी जी कह रहे थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का भी उपयोग शुरू हो गया। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल क्या होती है? आप में से मैं नहीं जानता कितने लोग जानते होंगे कि बीटी कपास का नाम तो सुना है आपने कि नहीं सुना? बीटी कपास राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये सब जो इलाके आपके हैं जहाँ से आप लोग आए हैं, वहाँ बीटी कपास का तो बहुत प्रयोग होता है। बीटी कपास क्या होता है? बीटी एक एक्चुअली कीटाणु है जो कि जमीन में जो पाया जाता है, मिट्टी में होता है। उसको निकाला वैज्ञानिकों ने, उसको निकाल के उन्होंने कपास में डाल दिया। कपास में जब उसको डाला तो वो पौधे के अंदर जहर पैदा करता है। तो पौधे के अंदर जहर लगातार पैदा होता रहता है। जब तक पौधा खड़ा है
तो उसके अंदर वो जहर अपना पैदा करता है, और उस जहर को जब कीड़ा खाता है तो कीड़ा मर जाता है। तो वो जो जीन जिसके करके वो जहर उस पौधे में आया, उसके नाम पे बीटी जो है उसका नाम आया, तो बीटी कपास हो गया। तो जीन जो है वो हमने उस कीटाणु से लिया जिसका नाम बीटी है, और वो जहर आ गया, कीड़े ने खाया, कीड़ा मर गया। 2-3 साल तो कीड़ा मरता रहा। उसके बाद कीड़ा भी जो है अब इतना शक्तिशाली हो गया कि वो कीड़ा उससे भी नहीं मरता। तो पहले आपको याद होगा एक बोलगार्ड किस्म आई, बोलगार्ड 1, फिर कीड़ा जो है उसके खिलाफ अब नहीं मरता उससे। अब वैज्ञानिक लेके आए हैं, कंपनी मॉन्सेंटो माइको, ये कंपनियां लेके आई हैं बोलगार्ड 2। अब उसमें 2 जीन डाल दिए। चक्रव्यूह जो होता है ना, चक्रव्यूह में 7 चक्र होते हैं, तो इसमें अब 2 तो बायोटेक्नोलॉजी के आ गए कि पहला बोलगार्ड 1 का था, अब बोलगार्ड 2 आ गया। अब 2 जो जीन डाले हैं उससे कीड़ा 2-3 साल तो पहले मरेगा, फिर वो कीड़ा उसके खिलाफ भी जो है नहीं मरता। फिर वो कोशिश कर रहे हैं बोलगार्ड 3 हो जाए। मेरा मानना है कि बोलगार्ड 3 तो नहीं होगा। तो क्या कर रहे हैं वो, अब ऐसा चीज ढूंढ रहे हैं जिसका जहर उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। तो आप जानते हैं बिच्छू का जहर, बिच्छू को डंक मारा हुआ तो आप जानते हैं, तो बिच्छू का जीन निकाल लिया। बिच्छू का जीन उन्होंने मक्की में डाल दिया। अब मक्की पे जब कीड़ा खाता है तो कीड़ा मर जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया। तो क्या होगा, अब उस जीन को मक्की से निकालकर अब वो कपास में डाल देंगे। तो इसका मतलब आपके पास अब थोड़े दिनों में एक और नई किस्म आ जाएगी कपास की, बिच्छू 1। बिच्छू 1 से कीड़ा 2-3 साल तो कंट्रोल हो जाएगा, और फिर जो कीड़ा जब उसके रेजिस्टेंट हो जाएगा तो बिच्छू 2 आएगा। फिर साइंटिस्ट सोचते हैं कि अब इससे ज़्यादा खतरनाक क्या हो सकता है, तो उसके ज़्यादा खतरनाक आप जानते हैं सांप होता है। तो फिर आपके पास कोबरा 1, कोबरा 2, यानी कहने का मतलब है कि ऐसा चक्र आपके आसपास बुन दिया जाता है कि वैज्ञानिक कोशिश ये है कि आप उसके अंदर ही रहें, बाहर ना निकल पाएं। और ये हम मान के चलते हैं, बताया जाता है कि सब इनका दुरुपयोग नहीं है हम पे, जब हम खाएंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। ये तो चलो कपास थी जो कि हम लोग नहीं खाते सीधा, लेकिन इसका भी आप जानते हैं कि कपास के बीज में से उसका कॉटन सीड ऑयल बनता है। वो जो ऑयल है, वो तेल जो है, वो हम लोग भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। तो वो जो जानवर भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, उसका हम पर क्या दुष्परिणाम होगा, अभी तक इस पे कोई स्टडी नहीं आई। फिर आपको याद होगा कुछ साल पहले बीटी ब्रिंजल यानी बीटी बैंगन की बात हुई थी देश में। एक बीटी, वैसा ही जैसे मैंने आपको पहले बताया कपास में जहर लाया गया, वैसा ही जहर वो बैंगन में लेके आए। उनका कहना था कि बैंगन में कीड़ा लगता है कि वो बहुत नुकसान करता है, उससे बहुत ज़्यादा देश की अर्थव्यवस्था नुकसान में जा रही है। पता नहीं सच कहते हैं कि झूठ कहते हैं, लेकिन उसमें एक कोशिश ये थी कि वो जब जीन डाल देंगे तो बैंगन के अंदर जहर पैदा होगा, और जब कीड़ा उसको खाएगा तो कीड़ा मर जाएगा। ये बोला जाता है कि वो जब आप खाओगे बैंगन तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जैसा स्वामी जी ने कहा, एक बात उन्होंने ये कही कि इसको जब हम पकाते हैं बैंगन को, बैंगन का भरता बनाओ या जो भी सब्जी बनाते हैं, तो जो टेम्परेचर है इतना बढ़ जाता है कि उसमें वो जहर जो है वो घुल जाता है, वो उसका कोई असर नहीं पड़ता। हमने कहा था हमारे तो मालूम नहीं है इस देश में कितनी महिलाएं ऐसी हैं या घर के जो लोग जो सब्जी बनाते हैं कितने ऐसे हैं जो कि टेम्परेचर का देख के थर्मामीटर रख के अपनी सब्जी बनाते हों कि भाई इतना टेम्परेचर हो गया अब जहर खत्म हो जाएगा। तो ये हम सब जानते हैं कि उसमें जहर रहता था, और उसके ऊपर एक देश में हम लोगों ने कोशिश की सारे देश में अवेयरनेस करने की, इसको जागृति करने की, और आपको मानिए आपके हमें 4 साल लगे। 4 साल के बाद देश सचेत हुआ, खड़ा हुआ, और सरकार ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, उस पर रोक लगा दी। लेकिन वो रोक जो है वो खत्म नहीं होती है। उस समय एक सवाल जो मेरे मन में आया था, जो बहुत दिनों से मैं उसको जूझ रहा था, वो सवाल ये था कि जब भी हम बैंगन बीटी को या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल जिसको हम कहते हैं, उसको जब हम आदमी के लिए कहते हैं कि ये ठीक है, तो सबसे पहले हम चूहे पे उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चूहा हमारी श्रृंखला में, मैमल्स की श्रृंखला में सबसे छोटा होता है। तो चूहे में वो जो उसको जब हम ट्राई करते हैं, उसको खिलाते हैं, तो वो जो चूहा है वो 90 दिन का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैज्ञानिक चूहे में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी फसल होगी उसको 90 दिन के लिए वो खिलाते हैं। ये माना जाता है कि चूहा में 90 दिन यानी आदमी के 24 साल।
तो इतने पे ट्रायल किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि वो कहते हैं 90 दिन ठीक है, चूहा ठीक रहा, तो इसका मतलब है कि आदमी पे कोई इसके दुष्परिणाम नहीं होंगे। लेकिन मैं कभी सोचता था कि चूहे की पूरी उम्र होती है औसतन 2 साल, जो हमारी जो लाइफ स्पैन है हमारी उम्र के बराबर होती है। तो हम 90 दिन का एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम 2 साल का क्यों नहीं करते? जरा सोचिए कि साइंटिस्ट अगर 90 दिन का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, 90 दिन उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या कहते हैं, गेहूं हो या मक्की हो या कुछ भी दाना हो उसको खिला सकते हैं, तो 2 साल का क्यों नहीं कर सकते? 2 साल का इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको दिखता है उससे बीमारी जो है या उससे क्या दुष्परिणाम होंगे वो बहुत आपके सामने आ जाएंगे, और जब सामने आ जाएंगे तो आप उसका उपयोग बंद कर देंगे। बहुत साल हमने इसका पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। हमारे एक मित्र साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर सिरालिनी। ये फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी में माने हुए साइंटिस्ट हैं। उन्होंने चुपचाप किसी को बताए बगैर एक अध्ययन किया। उन्होंने 200 चूहों को जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्की, जीएम मक्की खिलाई। वो राउंड अप रेडी भी, उसमें एक केमिकल होता है, वो भी साथ में उसके साथ था। और आपको हैरानगी होगी, वो चूहों की शक्ल आप या चूहों का देख सकते हैं, आपके सामने है। 2 साल उन्होंने वो जेनेटिकली मॉडिफाइड, अगर आप बैंगन खाते तो आपकी भी हालत ऐसी होनी थी, क्योंकि हमें उसमें आधी चीज बताएगी कि 90 दिन तक तो आप ठीक रहते हैं, लेकिन 2 साल चूहे के, जैसे मैंने आपसे कहा, 2 साल चूहे के हमारी पूरी जिंदगी बराबर है। ये 2 साल का एक्सपेरिमेंट के बाद आप देखते हैं कि ये इस बाईं तरफ, मेरी तरफ देखेंगे अगर आप, ये दाईं तरफ जो देखेंगे चूहा, ये फीमेल रैट है। इसके जो मेमोरी ग्लैंड्स का इसमें ट्यूमर देखते हैं आप, ये कम से कम 50 गुना बड़ा है जो नॉर्मली हो सकता है। महिलाओं में, फीमेल रैट्स में, चूहों में ये पाया गया कि मेमोरी ट्यूमर्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स में प्रॉब्लम हुई भयंकर। और जो पुरुष थे, जो मेल चूहे थे, उनको आप देख सकते हैं, उसमें किडनी में, लिवर में, स्किन में, ब्लड में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सब कुछ हुआ, लेकिन ट्यूमर भी देख सकते हैं। और ये उसमें रिपोर्ट में आया है, ये सामने आपके फोटो है, कि जो ट्यूमर है उसमें वो तकरीबन 2.5 से 3 से लेके 25 गुना भी बड़े बड़े ट्यूमर हुए हैं, अगर 2 साल हम चूहों को अपना जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खिलाएं। जब ये रिपोर्ट आई तो दुनिया में हाहाकार मचना था। सितंबर में ये रिपोर्ट आई तो दुनिया में हाहाकार मचा। सब लोगों ने, इंडस्ट्री ने भी, साइंटिस्टों ने भी कहा कि ये स्टडी बेकार है। उन्होंने कहा कि ये चूहे गलत थे। तो साइंटिस्ट ने जवाब दिया कि ये चूहे वही हैं जो मॉन्सेंटो ने अपने ट्रायल्स में, अपनी रिसर्च में किए हैं। तब उन्होंने कहा कि आपने 200 चूहे लिए हैं, ये कम थे। उसने कहा जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी होती है उसके हिसाब से हमने और भी ज्यादा लिए चूहे। यानी कहने का जो उस पर इल्ज़ाम लगाए गए उसका सबका जवाब दिया गया। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था आज कि आप ये समझें, अगर आप ये समझेंगे, इस आवाज़ को, जो जागृति आप फैलाएंगे, क्योंकि आप इसको लेके जाएंगे कि देखिए आपके सामने है, आप देख सकते हैं अपनी आंख से कि ये चूहों का हाल हुआ। और ये अगर चूहों का हाल होता है, अगर चूहे ठीक हों तो वो चीज़ जो है वो आदमी के लिए, इंसान के लिए लाई जाती है कि वो उसको ठीक होगी। अगर यही चूहों का हाल होगा और हमसे छुपाया जाए और यही जो खाद्यान्न है वो हमें दी जाए, जो बीटी की फसलें हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आज तक आपको पता चलना ही नहीं था कि आपके ऊपर क्या इसका दुष्परिणाम होगा। तो इसके नीचे षड्यंत्र देखिए, राजनीति देखिए कितनी भयंकर थी कि आपसे ये छुपाया जा रहा था। सारी दुनिया से ये छुपाया जा रहा था कि ये खाने के बाद क्या नुकसान हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक जो डॉक्टर सिलालिनी का जो ये उपयोग रहा है, उसने दुनिया की आंखें खोली हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस रिसर्च के ऊपर जितना पैसा लगा है उतना तो किसी यूनिवर्सिटी का बजट भी नहीं होता। और यही एक कारण है कि यूनिवर्सिटीज़ के पास, जो हमारे शोध संस्थान है, वो ऐसी स्टडीज नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। जितना पैसा उनके पूरा साल में मिलता होगा वो तो शायद इसमें इस स्टडी को पूरा ही नहीं कर सकता। तो ये मतलब कहने का कि सरकारें जान के कोशिश करती हैं कि यूनिवर्सिटी काम ना करें, ये बताएं ना, ताकि उनको पैसा ना दिया जाए। ये आप अगर ये समझें तो ये चूहे का जो चक्र है, और ये सोचें कि आप ये इसका असर नहीं पड़ता, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। बीटी कपास का जब हम उपयोग करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं ये तो किसान ही ज़्यादा जूझेगा, या जो कीट हैं उसके कपास के, उनको ही नुकसान होता है। लेकिन अभी हाल में कनाडा में एक स्टडी आई। वो स्टडी ये कहती है
कि वहाँ की कनाडा की महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं, उन महिलाओं में 93% में वो बीटी जीन पाया गया उनके अंदर। और जो भ्रूण होता है, फीटस होता है, उसमें 80% फीटस में भी वो जीन पाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि वो एक्चुअली वो जो बीटी जीन जब आपके अंदर भी आएगा तो वो अंदर भी वो जहर पैदा करता रहेगा। लेकिन अभी तक हमने ये स्टडी नहीं किया कि इसके दुष्परिणाम क्या हैं हमारे सामने। ये स्पष्ट हो गया है कि आपके बॉडी के अंदर भी वो बीटी कपास के जो जीन की बात करते हैं, वो अगर पौधे में जहर पैदा करता है तो आपके अंदर भी वो कुछ कर रहा है जो हमको अभी तक नहीं पता चला। तो इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में आप इसका देखेंगे कि ये जैसा पहले कहा कि एक तरह का ये गुब्बारा ही फटेगा कि आपको समझ आएगा कि ये सारा जो सोसाइटी को नुकसान हो चुका, ये ऐसी चीजें आ रही हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब तक आप अपने खाद्यान्न को, अपने भोजन को नहीं खराब करोगे, तब तक आपके अंदर बीमारियां ज्यादा नहीं आएंगी। और जितना आपका भोजन खराब होगा, जितने आपके खाद्यान्न खराब होंगे, जितनी आपकी खेती खराब होगी, उतना ही आपके खाद्यान्न खराब होंगे और उतना ही आप जब खाओगे तो आपको भी बीमारी आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको पौष्टिक आहार ना मिले तो फिर क्या होगा कि आपको बीमार होंगे, आपको बीमारियां आएंगी अलग अलग किस्म की, जिसमें कैंसर भी है, ट्यूमर्स भी हैं, ये सब कुछ आएगा। और जब ये सब आएंगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा मेडिकल पे। आज ये जैसा स्वामी जी हर बार कहते हैं, आज शायद ही कोई घर हो जिसमें आपका दूसरा तीसरा हर उसमें परिवार का जो सदस्य है जो दवाइयों पर नहीं जीवित है। कोई ना कोई दवाई खा ही रहा है। वो घर के आसपास देख लीजिए, अपने ही घर में देख लीजिए। और वो जितनी दवाई आप खाएंगे उतनी देश की हमारी जीडीपी बढ़ती है, ग्रोथ होती है। और जितनी ग्रोथ होती है उतना आप देखते हैं कि जीडीपी की हम बात करते हैं, जितने आप बीमार होंगे उतना ग्रोथ होगी। तो जब आपकी जीडीपी यहां से जितनी दवाइयों का उपयोग बढ़ेगा, तो जब दवाइयों का उपयोग बढ़ेगा तो लाजमी है कि आपको इंश्योरेंस भी चाहिए। तो इंश्योरेंस का भी साथ साथ में उसका उपयोग बढ़ता है। तो तीन चीजें हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। पहली तो है कि आप खाद्यान्न को खराब करिए, आपको ऐसा खाद्यान्न मिले जो कि आपको बीमार करे, आपको बीमारियां लगाए, तरह तरह के आपके उसमें दुष्परिणाम हो। आप उसका मतलब है कि आप उसको खरीदेंगे मार्केट से, तब भी ग्रोथ होगी। दूसरा है कि जब आप दवाइयों पर टिकोगे, अस्पताल जाओगे, ये सब चीजें होंगी, तब भी ग्रोथ होगी। फिर है कि आप इंश्योरेंस लोगे, तब भी ग्रोथ होगी। तो ये तीन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं जो दुनिया की इकोनॉमी को चला रही हैं, और इसको आप ग्रोथ कहते हैं। और यही एक कारण है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस बीमा जो कंपनियां हैं, अमेरिका में ये देखा गया कि बीमा कंपनियां जो हैं वो फूड में इन्वेस्ट करती हैं, वो पैसा फूड में लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? वो बीमे में नहीं लगाती, वो फूड में लगाती हैं, क्योंकि उनको मालूम है जितना फूड खराब दोगे उतना ही बीमा ज्यादा करेंगे। तो ये चक्कर चलता है, फूड खराब होगा, मेडिसिन हॉस्पिटल बढ़ेंगे और फिर बीमा भी बढ़ेगा। तो ये चक्र आपको समझना है कि ये क्यों हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं हमारे देश में एफडीआई बीमा में भी लाई जा रही है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ज्यादा बीमार हो, आपको ज्यादा बीमे की जरूरत पड़े। ये डेवलपमेंट का रास्ता है और ये सारी दुनिया में ये चल रहा है। और हमारे देश में भी अब ये मौलिक रूप से या कहें आप इसको मुख्य रूप से लाया जा रहा है, ताकि ये पॉलिसीज जो हैं हमारे देश में भी चलें, हमारे देश की भी ग्रोथ हो। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, जो बीटी कपास की हम बात करते हैं, 2002 में ये भारत में शुरुआत हुई। जब 2001 में जब ये फसल आई भारत में, तो उस समय सरकार ने एक कमेटी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, उसने हमें भी इनवाइट किया था। हम 4-5 लोग उसमें गए थे। उस समय हमने उनको कहा था कि आपके ये जो रिजल्ट्स हैं गलत हैं। हमारे बहुत कहने के ऊपर उन्होंने 1 साल और कंपनियों को कहा इस पे रिसर्च करिए। 1 साल के बाद उसको अप्रूव कर दिया गया, यानी उसको किसानों को कहा इसको लगाइए। किसानों ने लगाया। अब प्रॉब्लम ये थी कि कपास में आप जानते हैं, कपास में कीड़ा जो है लगता है, सुंडी जिसको कहते हैं या बोलवर्म कहते हैं इंग्लिश में, वो कीड़ा लगता है। और वो जो कीड़ा है बड़ा घातक है, बड़ा खतरनाक कीड़ा है। उस कीड़े का प्रकोप इतना होता है कि जितने देश में कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं, उसका आधा यानी 50% जो है सिर्फ एक कीड़े को मारने के लिए उपयोग होता है। तो वो कीड़े को मारना ही सारी इंडस्ट्री का जॉब हो गया। एक ही काम हम कर रहे हैं, एक कीड़े को मार रहे हैं। अब स्वामी जी ने कहा कि एक मच्छर नहीं संभाला जाता, तो एक कीड़े को संभालना कौन सा आसान है।
तो वो उसमें सूंडी पे लगे हुए हैं सारे, और वो सूंडी जो है वो जितनी आप दवाई छिड़को उससे ज़्यादा वो 2-3 साल में फिर, जैसे मैंने कहा, वो उससे नहीं मरती। तो ये बीटी लाए कीड़ा जो है, जैसे मैंने पहले कहा, उसने खाया 2-3 साल, वो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं मरा। अब जो बोलगा 2 आ गया है, अब तो ये हालात हो गए कि अगर आप दवाई ले आए, केमिकल पेस्टिसाइड जो कीटनाशक हैं, कीटनाशक की बोतल ले आइए, बोतल के अंदर वो सुंडी डाल दीजिए, सुंडी तभी नहीं, इतनी तकड़ी हो गई है वो। तो इसका इलाज उन्होंने किया कि अब बोलगा 2 ले आए। बोलगा 2 मतलब वो कपास की दूसरी वैरायटी आ गई है, BT2। उसका इन्होंने ऐसा उपयोग किया सारे देश में, और ये देखिए यहां भी षड्यंत्र चलते हैं। अब कपास में किसानों के पास देसी किस्में भी हैं, अंग्रेजी किस्में भी हैं। अंग्रेजी किस्म में तो डाल दिया गया बीटी का जीन, लेकिन देसी में नहीं डाला गया, ना ही कि उनको जरूरत थी। वो संकर था इसलिए डाल दिया, क्योंकि मालूम है कि हर साल संकर का बीज लेना पड़ता है आपको। तो वो हुआ। अब क्या हो गया, उन्होंने सोचा कि अगर ये देसी बीज रहेगा बाजार में तो किसान हो सकता है कि ज़्यादा देसी बीज भी लगाएं। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने और वैज्ञानिकों ने मिलकर ऐसा पूरा षड्यंत्र रचा कि मार्केट से, बाजार से देसी बीज ही खत्म कर दिया। अगर आज जाओ, कपास का देसी बीज आपको बाजार में नहीं मिलता। आपके पास कोई चारा ही नहीं है बीटी के मांगने के अलावा, बीटी ही मिलेगा आपको। वो बीज का ये हुआ कि आज 93% जो देश का कॉटन का एरिया है वो आज बीटी के नीचे आ चुका। कंपनियां कहती हैं कि देखो किसान हमारे कितने बुद्धिमान हैं, उन्होंने हमारा बीज का उपयोग किया। आप लोग जो है वो कहते हो कि बीज गलत है, लेकिन किसान तो जानता है अच्छा, इसलिए ले रहा। इतने सालों से ये प्रोपेगेंडा चलता आया। इस साल विदर्भा में, जहां की बहुत कपास होती है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, सरकार ने खुद माना, महाराष्ट्र की, कि वहां पर कपास का बीटी कॉटन ही वहां पर सारे उसमें लगती है, 40%, 40% इस बार कपास की पैदावार कम हुई है। विदर्भा में आप जानते हैं कि आत्महत्याओं का दौर बहुत ज्यादा, आप जानते हैं, पढ़ते आए हैं। पिछले साल 3,500 किसानों ने आत्महत्या की थी विदर्भा में, महाराष्ट्र में, और उसमें अब उसके बाद 40% जो है फसल का नुकसान हो गया, कम हुई है पैदावार। तीसरा साल है वहां जब बीटी कपास की फसल कम हुई है। पिछले साल सरकार ने उसको कंपनसेट करने के लिए सरकार ने खुद 2,000 करोड़ रुपए किसानों में बांटे ताकि उनका नुकसान की कुछ भरपाई हो पाए। इस साल सरकार ने खुद माना है कि सिर्फ बीटी कपास के ऊपर ही देखें, जो उन्होंने बीज लिया था, तो 6,000 करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान हो गया है महाराष्ट्र में। और अगर सारा नुकसान माने, क्योंकि और भी चीजें बहुत जाती हैं उसमें, तो 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब कंपनियों का यह दबाव रहेगा कुछ दिनों में कि सरकार जो है किसानों को थोड़ी भरपाई करने के लिए, जैसे पिछले साल 2,000 करोड़ रुपए दिया था महाराष्ट्र में, अब भी 2,000 नहीं तो 4,000 करोड़ रुपए दे दिया जाए। हमारा यह कहना है कि सरकार क्यों दे, कंपनी को क्यों ना बोला जाए कि आप ये 4,000 करोड़ रुपए की भरपाई करिए। कंपनियों को बोलना चाहिए, और कंपनियां मुनाफा कमाती हैं, नुकसान हम लोग कमाते हैं। क्योंकि जब सरकार 4,000 करोड़ रुपए देगी या 2,000 करोड़ रुपए देगी, तो वो सरकार की कोई खजाना नहीं है, वो सिर्फ आपकी और मेरी जेब में से जाता है, वो जो टैक्स हम देते हैं। तो मुनाफा तो कंपनी कमाती है, टैक्स आप और हम देते हैं। तो ये तो गलत है ना। क्यों ना कंपनी जो मुनाफा कमाती है वो ही भरपाई करे किसानों की, जो उनको नुकसान हुआ है। पंजाब में भी यही हुआ। पंजाब में किसानों को और सरकारों ने मिलकर, सरकार ने, पिछली ने भी और इस सरकार ने भी बहुत जोर लगाया कि भाई बीटी लगाओ, बीटी लगाओ। सरकार ने खुद ही बेचा और इस बार फिर नुकसान हो गया। अब एक कीड़ा आपने कंट्रोल किया, एक नया कीड़ा आ गया, उसका नाम है मीली बग। मीली बग जो कीड़ा है उसने तबाही कर दी पंजाब की फसल की भी और महाराष्ट्र की फसल की भी। वो जो कीड़ा है नहीं कंट्रोल हो रहा, और उसके ऊपर फिर आप कीटनाशक भी उपयोग कर। हुआ क्या है, पिछले 5, 6, 7, 2002, 10 सालों में भारत में कहा गया था कि कीटनाशकों का उपयोग कम हो जाएगा, लेकिन कीटनाशकों का उपयोग और भी बढ़ गया। बीटी कॉटन से कीड़े मरे, कीटनाशकों का उपयोग बढ़ गया। यानी मतलब एक तो बीटी पहले आपने खरीदी, उसके ऊपर अब कीटनाशक जो कहा था कम हो जाएंगे वो और ज्यादा हो गए। और सिर्फ ये भारत में नहीं हुए, ये अमेरिका में भी हुए। अमेरिका में जब से इसका बीटी का प्रचार हुआ है, बीटी कपास भी है उनके पास, बीटी सोयाबीन भी है, बीटी मक्का भी है, सब में वो उपयोग करते हैं। उसके बावजूद भी इतने भयंकर रूप से कीटनाशकों का उपयोग वहां बढ़ा है। और एक चीज और हुई, एक तो खरपतवार, आप जानते हैं खेती में खरपतवार होते हैं,
उसके ऊपर कई लोग तो वीडीसाइड, कई तो हाथ से निकालते हैं, कई वे वीडीसाइड का उपयोग भी करते हैं। लेकिन खरपतवार नाशक जो दवाइयां हैं उसका उपयोग भी होता है। लेकिन कुछ एक ऐसा प्रॉब्लम है इसमें कि बीटी में जो जीन होता है, जो जीन डाला जाता है, वो हवा के साथ या किसी भी चीज के साथ, पक्षियों के साथ या अपने एनिमल्स के साथ वो उड़कर या चलकर वो जाके उसी के अपने जो उनकी फैमिली का कोई भी पौधा हो उसमें जाके फिक्स हो जाता है। आज ये हालात हो गए हैं अमेरिका में कि 23 खरपतवार ऐसे हो गए हैं जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सुपरवीड्स। सुपरवीड मतलब वो किसी भी चीज से अब कंट्रोल नहीं होते, उसको कहते हैं सुपरवीड। और अमेरिका में ही तकरीबन 140 लाख एकड़ रकबा जो है वो ऐसी खरपतवार से कवर हो गया है कि उसको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो रहा है। और जब हमारे देश में हम लेके आएंगे, वहां तो बड़े बड़े खेत होते हैं, 2-3 किलोमीटर के, 3-3, 4-4 किलोमीटर खेत होते हैं। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे खेत होते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ या उससे आधा एकड़। तो हमारे यहाँ तो वो ज्यादा बनेंगे, वो जो खरपतवार जिसको सुपरवीड्स कहते हैं। ये भी एक हमारे को भ्रम है, एक झूठ बताया जा रहा है। हमारे पास इस साल देश में 820 लाख टन का भंडार है। 820 लाख टन। स्वामी जी ने आपसे पूछा था कि 1 लाख करोड़ कितने होते हैं, तो हमें नजर नहीं आता, पता नहीं चलता। 820 लाख टन भी मुझे लगता नहीं कि आप और हम पहचान सकते हैं कि 820 लाख टन गेहूं और धान कितना होता होगा। ये हमारे पास भंडार पड़ा है, सुरक्षित पड़ा है। ये कहा जाता है कि पैदावार और बढ़ाओ। पैदावार और बढ़ा के क्या करेंगे अगर आपसे 820 लाख टन तो संभाला नहीं जाता। 820 लाख टन को हम कह रहे हैं कि इसको एक्सपोर्ट करो, निर्यात करो, हमारे देश में जो गरीब भूखा है उसको छोड़ दो। हमारे देश में 32 करोड़ लोग जो हैं वो रात को भूखे पेट सोते हैं। ये जो अनाज है ये उनको नहीं दिया जा रहा, ये एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार की कोशिश हो रही है। तो ये 820 लाख टन से अब कहा जा रहा है कि इसको एक्सपोर्ट करिए या फिर इसको वायदा बाजार में लगा दीजिए। वायदा बाजार में लगाएंगे तो इससे आपको महंगाई जो है आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगी खाद्यान्न की। लेकिन भूख मिटाने के लिए उसके नाम पे कहा जा रहा है कि हमारी पैदावार इसमें देश में और बढ़े, इसलिए हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की जरूरत है, इसलिए हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। लेकिन जब हमारे भंडार भरे पड़े हैं तब उसके सामने भूखे खड़े हैं, उसकी किसी को चिंता नहीं है। और स्वामी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हमें ऐसी नीतियां लानी है कि हमारे देश में जो भूखा देश है, हमारे दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे भारत में हैं। दुनिया के 1/3 भूखे लोग जो हैं वो भारत में रहते हैं। और उसके वो इसलिए नहीं कि हमारे यहां पैदावार की कमी है, वो इसलिए कि हमारे पास इतना अनाज पड़ा है कि वो हमारे जो भूखे लोग हैं वो उनके पास क्षमता ही नहीं है कि उसको खरीद सकें। तो क्या सरकार ऐसे प्रबंध नहीं कर सकती कि गरीबों को वो अनाज जो है मुफ्त में दिया जाए या 50 पैसे या 1 रुपए के उस पे दाम पे दिया जाए? लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। आप बाजार के ऊपर जाइए, बाजार में जाइए, आप पैसा दीजिए, आप वहां से लीजिए, अपनी भूख को मिटाइए। और ये भारत में नहीं हो रहा, सिर्फ ये सारी नीतियां जो हैं ये अमेरिका, यूरोप में भी यही नीतियां हैं जो भारत में लाई जा रही हैं। इसका क्या मतलब है हमें समझने की जरूरत है। क्यों हमें ये झूठ बताया जाता है? ये इसलिए बताया जाता है कि अब हमारे देश में एक सोच आ गई है। सोच ये कहती है, सोच से पहले मैं बता दूं क्यों मैं ये कहने जा रहा हूं, क्योंकि दुनिया में जितने भी किसान हैं उसके 1/4 किसान भारत में रहते हैं। यानी तकरीबन हमारे देश में 60 करोड़ किसान हैं, परिवार को मिला लें तो 60 करोड़ किसान हैं। यह दुनिया का 1/4 हिस्सा है। अगर चीन के साथ हम चीन को भी मिला लें तो दुनिया के आधे किसान सिर्फ 2 देशों में रहते हैं, भारत और चीन में। अमेरिका में और यूरोप में किसानों की जनसंख्या इतनी कम हो गई है कि उन्होंने अब गिनना ही बंद कर दिया है। अमेरिका में सिर्फ 7 लाख किसान रह गए हैं। 32 करोड़ तो पॉपुलेशन है, उनकी जनसंख्या है, जिसमें सिर्फ 7 लाख किसान रह गए हैं। वहां जो खेती करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। हमारे देश में किसान करता है, छोटा किसान, मजला किसान जिसको हम कहते हैं, वहां बड़ी कंपनियां करती हैं। यूरोप में यह हाल है, इंग्लैंड में और फ्रांस वगैरह देशों में यह हाल है कि सब कुछ इतना सब्सिडी मिलने के बावजूद भी, बहुत पैसा दिया जाता है किसानों को, उसके बावजूद भी हर मिनट, 1 मिनट में 1 किसान खेती छोड़ के बाहर जा रहा है। हमारे देश में अब यह कहा जाता है कि हमारे देश में 70% किसानों की जरूरत नहीं है। 70% किसानों की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यही अमेरिका ने किया, यही यूरोप ने किया। इनको गांव से निकालकर शहरों की तरफ लाया जाए।
हमारी सारी नीतियां अब इस तरफ चल रही हैं कि किसान जो है वो देश के ऊपर अब बोझ बन चुका है। उस बोझ को जितना जल्दी उतार दिया जाए उतना ही देश की प्रगति के लिए अच्छा होगा। तो किसानों को आत्महत्या हो, किसान खेती छोड़ना चाहे, एक अध्ययन कहता है, सरकार का अपना अध्ययन कहता है कि 42% किसान भारत के खेती छोड़ना चाहते हैं अगर उनको कोई विकल्प मिल जाए। तो इसका मतलब है एक तरफ तो आत्महत्याएं हो रही हैं, एक तरफ किसान खेती छोड़ना चाहता है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि जमीनों से जबरन उनको निकाला जा रहा है, लैंड ग्रैब जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जब चाहे वो सिंगूर में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, सारे देश में वो हो रहा है कि किसानों को जबरन उसमें किसी न किसी बड़े प्रोजेक्ट में, किसी सड़क के प्रोजेक्ट में निकाला जा रहा है। तो ये सारी प्रोसेस उसका हिस्सा है कि किसानों को अब खेती से बाहर निकाल दिया जाए, इनको शहरों में लाया जाए। लेकिन दिक्कत है, अब दिक्कत यह है कि जो आप लोग, जो यंग लोग हैं खेती में, उनको खेती करने के अलावा कुछ नहीं आता। तो आप जब शहर में जाओगे तो क्या करोगे? रिक्शा चला लोगे, उसके अलावा तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा और सरकार ने माना कि अब हम देश में 1000 ITIs का उन्होंने प्रावधान कर दिया ताकि किसानों को यह सिखाया जाए कि हथौड़ा कैसे चलाना है, ताकि आप जाके इंडस्ट्री के अंदर, उद्योग में जाके आप उसमें वर्कर बन सकें, आप उसमें काम कर सकें। यानी किसानों को खेती से निकालकर अब शहरों की तरफ उद्योग में लाना है। लेकिन बात तो यह है भाइयों बहनों कि हमारे देश में यह माना जा रहा है कि 2030 तक, अगले 15-20 सालों में, दुनिया में सबसे जितने बड़े शहर होंगे वो भारत में होंगे। क्यों? क्योंकि गांव खाली किए जा रहे हैं नीतियों के हिसाब से, और वो जो लोग हैं वो शहरों में आएंगे। शहर इतने बड़े होते जा रहे हैं कि वो कोलैप्स कर रहे हैं, वो अपने ही भार के नीचे टूटते जा रहे हैं। और जब ये और जनसंख्या आएगी तो आप देखिए आपके शहरों का क्या हाल होगा, कस्बों का क्या हाल होगा। कस्बे बड़े शहर बन जाएंगे, जो बड़े शहर हैं वो महानगर बन जाएंगे। इस तरीके से देश की तरक्की जो है वो आंकी जा रही है या रखी जा रही है सामने हमारे। इसका क्या मतलब है? जैसा कि पहले स्वामी जी ने कहा कि जब 2004 में मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उन्होंने एक भाषण में कहा था कि हमारे देश में 161 जिलों में नक्सलवाद पनप रहा है। 161 जिलों में 2004 में वो नक्सलवाद पनप रहा था। आज जैसा कहा कि हमारे पास 640 के आसपास जिले हैं, उसमें से आधे जिलों में तकरीबन नक्सलवाद पनप रहा है। वो इसलिए है नक्सलवाद भी, और जो लैंड राइट्स हो रहे हैं, ये सारे जो क्राइसिस हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि आपने खेती को तबाह किया। खेती, एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर आप एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करते हो तो आदमी क्या करेगा? मजबूरन फिर वह बंदूक उठाता है। और यही एक दुर्भाग्य हमारे देश का कि हम ऐसी नीतियां नहीं ला रहे कि जिससे जो लोग हैं वो बंदूक छोड़कर वापिस अपने खेती में आए या बाकी मेनलैंड जिसको हम कहते हैं उसमें आए। हमें वो करने की जरूरत है। और यहीं पर आप सब भाइयों बहनों का एक बहुत बड़ा एक दायित्व है आपके ऊपर कि आप जाके उनको समझाएं, लोगों को गांव-गांव में, कि ये नीतियां हैं जिससे हमारे को खतरा आ रहा है, जिसको आप ये मत समझें कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छी हैं। एक आजकल एक नया शोषा चल पड़ा है, रोजाना आप सुनते हैं, इतने पार्लियामेंट में बहस हुई, कई दिन पार्लियामेंट नहीं चला, आप ये भी जानते हैं। वो था FDI इन रिटेल। आपने सुना? FDI इन रिटेल, 3-4 दिन उस पर पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया उन्होंने। और उसमें कहा जा रहा है कि साहब अब क्या होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। जब ये बड़ी कंपनियां आएंगी, जितना बड़ा ये आप हॉल है, ये तो छोटा है। अगर आपने बड़ा योग का जो हमारा जो हॉल है पतंजलि का, वो देखा हो, वो भी छोटा रहेगा, उससे बड़ी बड़ी दुकानें आएंगी। अब वो जो दुकानें आएंगी, कहा जाता है कि वो जिसको बिग रिटेल कहते हैं, जब वो आएंगी तो वो किसानों से सीधा खरीदेंगी। बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। बिचौलिए खत्म हो जाएंगे तो किसान को अच्छा दाम मिलेगा और कंज्यूमर को भी, उपभोक्ता को भी अच्छा दाम मिलेगा, ये कहा जाता है। तो किसान भी खुश ये सोचकर कि भाई हमारे को तो बड़ा अच्छा दाम मिलेगा, और आपको कहा जाता है कि साहब कंज्यूमर को ही फायदा होगा। दूसरा ये कहा जाता है बिचौलिए तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब ये सारे रिटेल आ जाएंगे तो देश की प्रगति होगी। इसमें जो खाद्यान्न आप देखते हैं टेलीविजन के अंदर जो पड़ा उसमें भंडार में सड़ रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनियां जो हैं ये सारा जो भंडार है ये खुद करेंगी, और इसमें आपका दाना दाना भी नहीं वेस्ट होगा। और ये भी आपने सुना होगा, कहा जाता है कि 40% भारत का जो खाद्यान्न है वो वेस्ट होते हैं। मुझे याद है जब ये डिबेट हॉट थी स्वामी जी,
तो एक डिबेट में टेलीविजन पे मुझे ये पूछा गया कि आप विरोध करते हो लेकिन आपको क्या ये समझ नहीं आता कि 40% जो नुकसान हो रहा है अनाज का वो खत्म हो जाएगा, वो देश, उसमें कितना फायदा होगा देश को, आप इसकी क्यों नहीं कदर करते। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको मालूम है कि अमेरिका में कितना खाद्यान्न वेस्ट होता है। अब वो जो टेलीविजन के जो फैसिलिटेट जो करते हैं उस प्रोग्राम को, उनको नहीं पता था। मैंने कहा अमेरिका में 40% खाद्यान्न व्यर्थ जाते हैं, नष्ट होते हैं। 40%। हमारे देश में कहा जाता है कि 40% नष्ट होते हैं, अमेरिका में 40% नष्ट होते हैं। आपको एक और बात बता दूं, कहा जाता है कि सर कोल्ड स्टोरेज लेके आएंगे, इससे जो सब्जियां हैं उसका आप फ्रेश मिलेगी, आपको सड़ेंगी नहीं, गलेंगी नहीं। आप जब जो आप देखते हैं वो रेडी वाला जो होता है उसका नुकसान हो जाता है, कभी नुकसान नहीं हुआ रेडी वाले का। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर आप अमेरिका में देखें, आपको हैरानगी होगी जान के कि ये जो बड़े बड़े स्टोर हैं, सुपर स्टोर, इसमें 50% सब्जियां और फ्रूट जो हैं वो सड़ जाते हैं। ये उन्हीं के अध्ययन है कि अमेरिका में 50% सब्जी और फ्रूट सुपरमार्केट में ही सड़ जाते हैं। जिनके खुद सड़ जाते हैं वो हमें क्या बताएंगे आके कि क्या कैसे उसका समाधान है आपके पास, यानी वो हमें नहीं बता सकते रास्ता क्या है। हमारे देश में एक अध्ययन कराया गया, वो अध्ययन की कोई बात ही नहीं करता, उसकी रिपोर्ट अभी आई है, पार्लियामेंट ने कहा था करो तो उसको किया गया। लुधियाना में एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिफेट कहते हैं उसको। उस इंस्टीट्यूट ने सारे देशव्यापी एक उसमें अध्ययन किया कि कितना अनाज हमारा वेस्ट होता है। आपको जानकर हैरानगी होगी, अमेरिका में 40% वेस्ट होता है, हमारे देश में 6% से कम अनाज वेस्ट होता है। जो कंपनियां 40% वेस्ट करती हैं वो हमें क्या बताएंगी कि हमारा 6% कैसे कम हो। और उसमें पाया गया कि दूध का तो वेस्ट होता ही नहीं है भारत में, बल्कि दूध तो आप सब जानते हैं उसमें तो पानी भी मिलाया जाता है, उसमें बहुत कुछ मिलाया जाता है ताकि वो और आपको बिके, उसमें वेस्ट की तो बात ही नहीं है। और बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में देख लीजिए, सबसे ज्यादा सब्जियों में सबसे ज्यादा अलग अलग फसलों का उन्होंने अध्ययन किया, सबसे ज्यादा जो वेस्ट हो रहा है, जो व्यर्थ जा रहा है, जो वेजिटेबल यानी सब्जी, वो टमाटर है, जो 12% उसमें नुकसान हो रहा है। और फ्रूट्स में देख लें तो केले में 2%, आम में 4%, ऐसे है, आम में शायद 12% होगा। और सबसे ज्यादा जो है वो गुआवा में यानी अमरूद में 18% हो रहा है। अमरूद एक ऐसा फल है जिसको पक्षी बहुत खाते हैं, अगर आप देखते हो, लाइफ फिर लंबी नहीं होती, लंबी भी नहीं होती है। सबसे ज्यादा 18% सिर्फ अमरूद में हो रहा है। और हमें यह बताया जाता था आज तक कि 40% नुकसान हो रहा है। और मैंने कभी नहीं जाना कि ये पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूं, ये 40% की कहां से ये फिगर आई कि हमें बताया जाता है कि 40% नुकसान हो रहा है। ये हमें झूठ बताया गया था। अमरूद का जूस बना सकते हैं, फिर बहुत चल रहा है, चल सकता है स्वामी जी, बहुत तरीके हमारे पास कंट्रोल करने के। मेरा तो यह भी मानना है स्वामी जी कि हमारे देश में व्यर्थ नहीं होता। क्यों नहीं व्यर्थ होता कि अगर आप कभी शादी में जाए, आप देखते होंगे कभी गांव में शादियां जब होती हैं, आप जब अपनी पत्तल फेंकने जाते हैं खाना खा के, तो आप देखते हैं वहां तो गरीब बच्चे भी लाइन में खड़े होते हैं, उसके बाद कुत्ते भी होते हैं, कुत्ते के बाद पक्षी भी होते हैं, कौवा भी बैठा होता है खाने के लिए। यानी फूड सिक्योरिटी सिर्फ जो खाद्य सुरक्षा है वो सिर्फ मेरी और आपकी नहीं है, गरीबों की भी है, कुत्तों की भी है और पक्षियों की भी है। तो ये कहना कि वेस्ट होता है, मुझे लगता है कि वो 6% जिसकी हम वेस्ट की बात कर रहे हैं वो शायद सब चीजों का खाद्यान्न अपना पेट भरता है। तो ये हमारे देश में ये हमें एक भ्रम दिया गया, झूठ कहा गया, ताकि ये कंपनियां जो हैं भारत में आ सकें। अब ये कंपनी आएगी तो कहा जाता है कि साहब आपके पास ये जब कंपनी आएगी तो किसान को बहुत फायदा होगा। हमारे बहुत से किसान भाई भी इसको मानते हैं कि शायद फायदा होगा, क्योंकि देखा नहीं कभी उन्होंने। अमेरिका का मैं एक अध्ययन बताऊंगा आपको। अमेरिका में सबसे बड़ी दुनिया की जो कंपनी है वो वॉलमार्ट है, वो अमेरिका में 50 साल पूरे कर चुकी है। उस कंपनी ने जब वो 50 साल पहले, उसके आने से पहले, जब अमेरिका का किसान $1 का उसका जो सब्जी या फ्रूट जो भी हुआ वो माल बाजार में बेचने जाता था, तो 70 सेंट्स यानी 70% उसकी आय होती थी किसान की, 50 साल पहले। 2005 में वो आय घटकर 4% रह गई, 70% से 4% पर आ गई। अगर बिचौलिए कम होते हैं, किसान को ज्यादा इनकम मिलती है, तो किसान की आय तो बढ़नी चाहिए थी। तो वहां आय क्यों कम होगी किसान की?
वो इसलिए कम होगी कि वहां बिचौलिए बढ़ गए। सिर्फ फर्क ये है कि बिचौलिया पहले तो कुर्ता पजामा पहन के आता था मेरे जैसे, अब वहां के बिचौलिए जो हैं वो सूटेड बूटेड मर्सिडीज चलाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि बिचौलिया है या कौन है। बिचौलिए बढ़ गए, क्वालिटी कंट्रोलर, स्टैंडर्डाइजर, सर्टिफिकेशन एजेंसी, रिटेलर, ये सब बिचौलिए बन गए, उन्होंने किसान को निचोड़ लिया। और यही कारण है कि अमेरिका में किसान अगर जीवित है तो उसको सीधे सीधे हर महीने आय मिलती है, मंथली इनकम मिलती है, और वो सरकार देती है। इसका मतलब साफ हुआ कि सरकार इसलिए इनकम देती है किसानों को क्योंकि वॉलमार्ट या बड़ी कंपनियां जो आ रही हैं उससे उसको फायदा नहीं होता। जब वही कंपनियां भारत में आएंगी तो मुझे बताइए कि आपके जो हमारे देश के किसान हैं उनको फायदा कैसे होगा। दूसरी बात कहा जाती है कि जब कंपनियां आएंगी तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार बढ़ेगा। अब ये भी देख लीजिए, हमारे देश में जो खुद पूरा व्यापार है, जो दुकानें सारी देश में हैं, तकरीबन 12 करोड़ दुकानें हैं हमारे देश में। अध्ययन कहते हैं कि 12 करोड़ दुकानें हैं हमारे देश में। 12 करोड़ दुकानों में 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं। 4.5 करोड़ लोग उसमें काम, आपने समझ 25 करोड़ वो उसके परिवार के लोग मिलाया था आपने जी। तो वो जो 44 मिलियन यानी वही हो गया, वो लोग, इतने लोग काम करते हैं उनके देश में। और जो टोटल हमारी उसका जो व्यापार है हमारे देश में, जो ये खुदरा व्यापार कहते हैं इसको, इसका टोटल जो टर्नओवर है जिसको कहते हैं साल का पूरा मिला लिया जाए तो ये 450 या 420 बिलियन डॉलर के बीच में होता है। 420 और 450 बिलियन डॉलर, ये टोटल उसकी साल की वो उसकी ग्रोथ, उसको टर्नओवर है। वॉलमार्ट जो कंपनी है उसका भी इत्तेफाक 420 बिलियन डॉलर टर्नओवर है, मतलब दोनों बराबर है। वॉलमार्ट के दुनिया में बहुत सारी दुनिया में उसके ऑफिसेज हैं, उनके खुले हुए हैं, सब इनके स्टोर खुले हुए हैं, सारे मात्र उनके 21 लाख लोगों को रोजगार दिया है उन्होंने। उसी टर्नओवर के लिए 21 लाख लोग लगे हैं, हमारे देश में 4.5 करोड़ लगे हैं। अब बताइए कौन रोजगार पैदा करता है। जब वो कंपनियां भारत में आएंगी तो हमारे लोग वो नौकरियों से भी जाएंगे, जो स्वामी जी ने पहले कहा कि उनके भी पेट पे आप लात मार रहे हो। तो दो चीजें हो रही हैं, एक तो दुकानदारों के पेट पे लात मारी जाएगी और एक किसानों के पेट पे लात मारी जाएगी। और ये हमें समझना है कि क्यों ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। एक दलील और है कि साहब जो स्टेट करना चाहे वो करे, जो नहीं करना चाहते वो ना करे। और ये बहुत लोग मानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश ने नहीं करना, बिहार ने नहीं करना तो ठीक है आप मत करिए, महाराष्ट्र ने करना है और हरियाणा ने करना है उनको करने दीजिए, दिल्ली ने करना है उनको करने दीजिए। ये भी गलत है। गलत इसलिए है कि भारत में एक ट्रीटी साइन होती है, एक हम इंटरनेशनल ट्रीटी को क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एक ट्रीटी संधि होती है, उसको बायलैटरल संधि होती है। वो हमने आज 82-83 देशों से की हुई है। उसके तहत हमने उसमें ये कमिट किया हुआ है कि जो भी कंपनियां भारत में आएंगी उनको हम भारत जैसे ही प्रावधान, उनको वही एनवायरमेंट देंगे, उनको वही फैसिलिटीज मिलेंगी। और उसमें यह भी है कि ये नहीं कि कोई प्रदेश हमारा उसको रोक पाए, नहीं रोक सकता। वो कंपनी कोर्ट में लेके जा सकती है कि हमें तो आपने नेशनल ट्रीटमेंट देनी है, आप हमारे को रोक नहीं सकते। यानी ये जो हमें एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि जो स्टेट चाहती है वो रख ले, जो नहीं चाहती है वो उसको ना अलाउ करे, ऐसा गलत है। वो हम वचनबद्ध हैं उन कंपनियों को सारे देश को खोलने के लिए, हमें खोलना पड़ेगा। लेकिन इसमें सारा फायदा क्या होगा? अब देखिए बड़े मजे की बात है, कहते हैं कि ये जो कंपनियां भारत में आएंगी तो अगले 5 साल में $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। ये भी कहते हैं कि जो सरकारी कंपनियां हैं भारत में, उनके पास इतना पैसा है वो बाजार में लगाएं। सरकारी कंपनियों के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए है, उनको कहा जा रहा है कि आप बाजार में लगाइए उसको। लेकिन मजे की बात देखिए, उससे कहा जा रहा है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए लगेगा तो देश की इकोनॉमिक इंजन जो है वो चल पड़ेगा। प्राइवेट कंपनियों के पास भारत में 9 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस पड़ा। आज प्राइवेट कंपनियां कैश के ऊपर बैठी हुई हैं, मतलब पैसे के ऊपर बैठी हुई हैं, उनको पता नहीं क्या किया जाए इसका। वो 9 लाख करोड़ रुपया जो है वो नहीं बोल रहे कि आप भी बाजार में लगाओ, आप भी बाहर निकालो। सिर्फ सरकारी कंपनियों को बोला जा रहा है कि आप बाहर निकालो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने पहले कहा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सोशलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। जो प्रॉफिट है वो तो आपका है, जो आपका लॉस होगा वो सारा देश भरेगा।
नहीं तो क्या कारण है कि जिस देश में 9 लाख करोड़ रुपया पड़ा हो कंपनियों के पास, वो 1 लाख करोड़ रुपए के लिए इतना कुछ कष्ट करे अपने आप को, अपनी सरकार को भी वो दांव पे लगाने को तैयार हैं 1 लाख करोड़ के लिए? क्या कारण है? क्यों नहीं हम अपनी ही कंपनियों को बोलते हैं, जिसमें रिलायंस भी है, इन्फोसिस भी है, विप्रो भी है, इन सब कंपनियों को बोलें कि अपना पैसा बाहर निकालिए, लेकिन वो नहीं सरकार कर रही। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि दुनिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। ये पूरे एक तरीके का एक ही जो सिस्टम है अपनाया जा रहा है। आज अमेरिका में ये हाल है कि पैसा इतना है उनके पास कि उनको पता नहीं कि बाहर कहां लगाया जाए।